जो 2 दिन जो सुनवाई हुई है उसमें जिस तरह की बातें सामने निकल कर आई हैं, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को फौरी राहत मिल गई है। मेरा कहना साफ साफ है क्लैरिटी से, अगर ये पूरा का पूरा कानून स्टे नहीं होता है तो जो 3 स्टे ऑर्डर्स या स्टे के बिंदु जो कल थे उससे 0% भी फायदा नहीं पहुंचेगा। सरकार वही करेगी वो जो चाहती है, कोई भी रुकावट नहीं होगी। तो ये केस ही हारने के लिए आर्ग्यू हुआ है, अगर यही पॉइंट पे आर्ग्यू हो रहा है। 5 मई को सुनवाई होगी। क्या आपको नहीं लगता कि एक मजबूत बेस तैयार हो गया है? और यही जो याचिकाओं का आधार था वो भी तो यही था कि नॉन मुस्लिम ना हो उसमें, और वक्फ बाय यूजर की बात उसमें कही गई थी। ये कहा गया था कलेक्टर को जो आप बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर दे रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए, वो हर चीज को डिस्प्यूट नहीं बता सकते हैं। क्या मुसलमान जो भी सरकार नॉमिनेट करेगी या बनाएगी वो ईमानदार होंगे? मेरा कहना यह है, ये सारा कानूनी बनाया अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों को वक्फ की सारी जमीनें लूट कर उनके हवाले करने के लिए। तो सरकार जिसको भी नॉमिनेट करेगी वो तो ईमानदार हो ही नहीं सकता, ये तय है बात। जैसे हम बाबरी मस्जिद का अरशद मदनी साहब में केस जीत गए, तो वैसा ही ये केस जीता जाएगा, लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा, कुछ नहीं हुआ और जमीन पे उसका उल्टा होगा। बिल्कुल 100% कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये 3 पॉइंट ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके लिए हम इतनी कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहली चीज होनी चाहिए डेफिनेशन ऑफ वक्फ, वो कोई बात ही नहीं कर रहा उस पर। दूसरी चीज होनी चाहिए वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, अगर प्रायोरिटाइज करें हम तो वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ये होनी चाहिए। दूसरी चीज डेफिनेशन ठीक होनी चाहिए, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ होनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो इसमें से सेक्शन हटाया गया है, 2 सेक्शन महत्वपूर्ण हटाए गए इसमें से। एक तो लिमिटेशन एक्ट जो लागू नहीं होता था अब लागू होगा, खत्म सब कुछ, आप कुछ कर लेना इसके बाद। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। कोर्ट से वक्फ कानून में जो 2 दिन जो सुनवाई हुई है उसमें जिस तरह की बातें सामने निकल कर आई हैं, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं को फौरी राहत मिल गई है और एक तरह से यथास्थिति बनी रहेगी, यानी कि कानून बनने से पहले की जो स्थिति थी वही बनी रहेगी। यानी कि जो नई नियुक्तियां होनी थी, चाहे वक्फ काउंसिल में हो या वक्फ बोर्ड में हो, वो नई नियुक्तियां नहीं होंगी। नॉन मुस्लिम की नियुक्तियां नहीं होंगी। जो वक्फ संपत्ति है उस पर भी यथास्थिति बनी रहेगी और भी कई महत्वपूर्ण बातें कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। याचिकाकर्ता इसको अपनी इनिशियल जीत के तौर पर देख रहे हैं कि उनको एक जीत मिली है, क्योंकि उनको लगता है कि आगे जो सुनवाई होगी उस पर एक तरह से उसका बेस तैयार कर दिया गया है। और ये भी कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से जो तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखी, उन दलीलों में वो ताकत या उन दलीलों में उस तरह की मजबूती नहीं थी और यही वजह रही कि उनकी बातें कोर्ट में टिक नहीं पाई। हालांकि अब उन्होंने 7 दिन का वक्त मांगा है, 5 दिन का वक्त याचिकाकर्ताओं को भी दिया जाएगा और 5 मई को 2 बजे से फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू होगी और 17 मई को सीजेआई खन्ना रिटायर होने जा रहे हैं। उसके बाद बीआर गवई जो हैं वो नए सीजेआई होंगे। इस पूरी सुनवाई को, इस पूरे मामले को अब किस तरह से देखा जाए? ये जीत है क्या इसी तरह से इसको देखा जाना चाहिए? ये राहत है क्या इसी तरह से इसको देखा जाना चाहिए? एक साय ऑफ रिलीफ क्या वो ऑर्गेनाइजेशन, मुसलमान और वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं और या याचिकाकर्ता जो हैं जो इसको असंवैधानिक बता रहे थे, क्या उसको इसी तरह से अब देखा जाना चाहिए? मेरे साथ महमूद प्राचा साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और वक्फ मामलों के एक्सपर्ट भी हैं और लगातार इस मामले पर उनकी गहरी और पैनी नजर उनकी रही है। बहुत बहुत स्वागत है महमूद साहब आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत आपसे मैं ये करना चाहूंगी, पहली बात तो आज का आपका दिन बहुत बिजी रहा होगा, कल का भी दिन आपका बहुत बिजी रहा होगा, आपने वक्त निकाला उसके लिए बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे पहला सवाल, क्या इसको जीत के तौर पर देखा जाए? क्या ये अंतरिम रोक लगा दी गई है? क्या ये कहा जाए कि जो कानून बनाया गया था वो कानून अब ठंडे बस्ते में चला गया है और सरकार की दलीलों को कोर्ट ने नहीं माना है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। बेशक मैं पिछले कई दिनों से बिजी हूं, लेकिन इस केस में मैं अभी तक किसी के भी बिहाफ पे केस मैंने फाइल नहीं किया, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये बहुत जल्दी में और बगैर तैयारी के ये केसेस फाइल किए गए हैं सारे, और इसमें अभी बहुत तैयारी करने की, प्लानिंग करने की और
एविडेंस कलेक्ट करने की बहुत आवश्यकता थी कि हम किस बेसिस पे जा रहे हैं। ये मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, बट फिर भी हम लोग दुआ कर रहे हैं ऊपर अल्लाह ताला से और उस सर्वशक्तिमान से कि कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाए और कुछ अच्छा ऑर्डर आ जाए। लेकिन अभी तक कोई भी अच्छा ऑर्डर आने की जो अंदेशा मुझे नजर आ नहीं रहा है। ये एक प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट किया जा रहा है कि जो असली चीज है इस कानून को जो रोक लगाने के लिए, जो असली चीज होनी है वो है एक पीसफुल प्रोटेस्ट। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कल भी एक टिप्पणी की थी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी कि आमतौर पे तो हम किसी भी सरकार के कानून पे हम रोक लगाते ही नहीं है क्योंकि वो उचित नहीं होता, लेकिन कभी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस हो जाए तब हम लगाते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं। अल्टीमेटली पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है और वो सही या गलत कानून बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी कुछ धाराओं को या पूरे कानून को भी गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, लेकिन सरकार फिर कानून वही ला सकती है। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन तो किसी हाल में भी अदालत से नहीं मिलने वाला। एक बात हमें अपनी जहन में क्लियर कर लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वीकर सेक्शंस की ये होती है कि उनकी जो क़यादत है वो ज्यादातर हाईजैक होती है, हाईजैकिंग द ऑपोजिशन की बात। और अब जो ये एक माहौल बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, अगर आप ये देखेंगे कुछ फैसले अगर अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पूरे देश में जन आंदोलन बहुत हो रहे हैं। तो अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है या दूसरी अदालतें हैं, 2018 में ही 4 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बात को कह चुके हैं हमारे ऊपर दबाव है और देश की जनता जो सबसे बड़ी अदालत है आए हमारी रक्षा करें। तो ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये संविधान बचाने के लिए हो रहे हैं। प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि जिस प्रकार के प्रेशर जज लोया जैसे या किसी और प्रकार के अन्य प्रेशर, जो ताकत में लोग हैं आरएसएस और बीजेपी के, जो एग्जीक्यूटिव में ताकतवर पोजीशन पे बैठे हैं, वो जजेस के ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना बनाए। तो ये एक तरह से सुरक्षा कवच के रूप में प्रोटेस्ट जो हैं होते हैं, उससे फायदा होता है। एक प्रेशर जो बना हुआ है उसको रोकने के लिए प्रेशर या समझे ढाल के तौर पे ये पीसफुल प्रोटेस्ट बहुत आवश्यक है। तो ये सबके सब लोग जो इस प्रकार की एक झूठी मिथ फैलाना चाहते हैं कि बहुत बड़ी फतेह हो रही है या कुछ जीत हो रही है, ये बहुत बड़ा धोखा साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन महमूद साहब माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूं मैं, लेकिन ये जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको लेकर सबसे ज्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं कि बवाल था, एक तो ये कि आप नॉन मुस्लिम्स की एंट्री आप करा रहे हैं, वो भी मेजॉरिटी में नॉन मुस्लिम्स होंगे और जो मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटी में होंगे। उसको लबादा पहनाया जा रहा था कि भैया मैं औरतों को इसमें शामिल कर रहे हैं, हालांकि पहले भी औरतें रही हैं। दूसरा, जो इस पर रोक लगा दी गई है काउंसिल में भी और बोर्ड में भी, यानी कि स्टेट में भी और सेंटर में भी। दूसरा, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज को लेकर जो लगातार, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या फिर डीड के तहत हो या जिस भी तरीके से, उसमें यथास्थिति बनी रहेगी। या कलेक्ट्रेट को जिस तरह के आदेश या एक तरह से पावर दी जा रही थी कि भाई वो एक तरह से उनको आप ये कहते हैं कि जमीन का खुदा बना दिया गया, और वक्फ के मामले में उस पर भी रोक लगा दी गई। तो आपको नहीं लग रहा ये तीनों चीजें बेहद महत्वपूर्ण है और ये एक तरह की बड़ी राहत है, क्योंकि एक्शन तो शुरू हो गया था अभी से ही। देखिए, हालांकि ये समझ का फेर है मुझे भी, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी है वक्फ के कानून की, और 2013 का एक्ट बनाने में भी मेरा एक काफ़ी बड़ा रोल रहा है। हालांकि उसमें भी हमारी सारी जो प्रपोजल्स थे वो एक्सेप्ट नहीं किए गए। यहाँ मुझे ये भी बताना ज़रूरी है कि उस समय वली रहमानी साहब ने और मुझे मेरी हेल्प ली थी इस काम में और हमने बना के दिया था। आज भी पूरे देश में एक ही जो वक्फ के लिए आप बड़े बड़े चेहरे देख रही हैं ना, चाहे वो बैरिस्टर साहब हों, चाहे हमारे जितने भी उलमाए सू हैं, वो सब जो नजर आते हैं आपको, वो एक भी वक्फ कानून है क्या 2013 का और जो अभी आया है चेंज, उसके बारे में वो कुछ जानते ही नहीं है। जो सबसे अच्छे व्यक्ति मुझे लगे जिनका मैंने एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वो इमारत शरिया के रहमानी साहब ही हैं, वो अमीर हैं उनके, और वो इंसिडेंटली साहबजादे हैं, बेटे हैं मौलाना वली रहमानी के। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो अभी तक किसी मौलाना में और जो लीडर्स अपने आप को बन रहे हैं इस केस के, उनको सबसे ज्यादा समझ है, बाकी किसी को तो समझ ही नहीं है हो क्या रहा है। वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट जो है, अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये जो 5 तारीख तक की रिलीफ, सो कॉल्ड रिलीफ मिली है, वो क्या है रिलीफ? वो भी कोई कोर्ट ने स्टे नहीं किया है, सिर्फ नोट डाउन किए हैं
जो तुषार मेहता साहब कल भी तैयार नहीं थे। कल भी वो अपनी पोजीशन का फायदा उठा के, क्योंकि वो सॉलिसिटर जनरल हैं, हमें तो ऐसा ही लग रहा है, अब पता नहीं ये सच है या झूठ है, क्योंकि वो देश के 2 नंबर के सबसे बड़े लॉ अधिकारी हैं सरकार के। तो कल भी वो ये कह के कि आज मुझे कुछ कहना है जो मैं आज नहीं कह पाऊंगा, थोड़ा मुझे और टाइम चाहिए, ये जानते हुए कि अब कोर्ट के पास और टाइम नहीं है, एक दिन का तारीख ले ली। तो अब जैसे चुनाव में मशीनें, वोट चुराने की मशीनों में जैसे हाथ डाल के झोले में से खरगोश आ जाता है, तो पूरी रात कोशिश की होगी, पढ़ाई लिखाई की होगी, या खरगोश तलाशे होंगे। अब आज भी तैयार नहीं थे वो। देखिए मजेदार बात, कितने दिन से ये केस चल रहा है, कितने दिन से तैयारी हो रही होगी, अभी तक वो तैयार ही नहीं थे। आज भी उन्हीं की जीत हुई। क्या उन्होंने स्टेटमेंट दी है? ये कोई स्टे नहीं दिया कोर्ट ने, ये है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग सॉलिसिटर जनरल स्टेट्स दैट द यूनियन वुड लाइक टू पुट अ रिस्पांस विद इन 7 डेज। अभी भी 7 दिन चाहिए उन्हें रिस्पांस करने के लिए, तो वो 7 दिन उन्होंने मिल जाते हैं। एक उन्होंने अब कोर्ट के सामने ये कहा कि जो आपकी कल वाली कंसर्न्स थी हम ही दूर किए देते हैं आपकी, और 2 की, तीसरी की नहीं। पहली चीज के further assures that the court that no appointment will be made to the council and the board under section 9 and 14 till the next date of hearing। कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी तब तक, 5 मई तक। हिंदू मुसलमान की तो बात ही छोड़ देते हैं हम, लेकिन हिंदू मुसलमान तो इश्यू नहीं है ना। 2013 के कानून में जो लोग चुन के आते थे उनकी संख्या 7 में से 4 थी छोटे बोर्ड्स में, और बाकी जगह भी जो चुने हुए मेंबर्स होते थे वो जो नॉमिनेटेड मेंबर होते थे उनसे संख्या ज्यादा होती थी उनकी। क्या मुसलमान जो भी सरकार नॉमिनेट करेगी या बनाएगी वो ईमानदार होंगे? मेरा कहना यह है, ये सारा कानूनी बनाया अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों को वक्फ की सारी जमीनें लूट कर उनके हवाले करने के लिए। तो सरकार जिसको भी नॉमिनेट करेगी वो तो ईमानदार हो ही नहीं सकता, ये तय है बात। तो अब मुसलमान बनाने से क्या फर्क पड़ रहा है? नॉमिनेटेड नहीं होने चाहिए उससे फर्क पड़ रहा है। अब ये बात किसी को पता ही नहीं है, सब वहां ताली बजा रहे हैं बाहर खड़े होके। अब अगर एक त्यागी जी बन गए ना, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं जान के, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता उनका नाम लेना। वो रसूल अल्लाह के बारे में, कुरान के बारे में बहुत कुछ बोला उन्होंने, और वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, शिया वक्फ बोर्ड के यूपी के। तो वैसे अगर कोई मुसलमान बनाया जाएगा तो वो किसी भी नॉन मुस्लिम से कम आगे होगा बेईमानी करने में, तो फायदा क्या हुआ? 0 अभी। लेकिन वो भी नहीं हुआ। दूसरा ये कि जो भी वक्फ बाय यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसको, जो रजिस्टर्ड है मतलब वक्फ गजेट नोटिफिकेशन में रजिस्टर्ड है, वक्फ बाय यूजर कोई भी जो गजेट नोटिफिकेशन में रजिस्टर्ड नहीं है वो वैसे भी वक्फ नहीं होता। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, जो बहुत ही टेक्निकल, फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, हर एक पक्ष को सुनकर, एक बहुत ही उच्च अधिकारी सरकार का होता है, सरकार का ही अधिकारी होता है सेक्रेटरी लेवल का, वो सभी पक्षों को सुनकर, डीएम को भी सुनकर ये सारे फैसले करके, बड़ी मुश्किल से कोई प्रॉपर्टी वक्फ गजेट में आती है, सरकार गजेट नोटिफिकेशन इशू करती है, सारी प्रक्रिया को पालन करके। अब एक जो डीएम जो कि उस वक्त कमिश्नर के सामने एक पार्टी की तरह पेश होता था, अब वो उसके फैसलों को रद्द करेगा। इस पे रोक कितने दिन के लिए लगी है? 5 मई तक के लिए। उसके लिए हम नारी बिरयानी बनवा दें और भूल जाएं कि हमें प्रोटेस्ट करने हैं, ये सारी कवायद। लेकिन प्राचा साहब, क्या जी, मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, क्या ये बेस नहीं तैयार हुआ? जो कल सुनवाई हुई थी, जो पहले दिन यानी कि 16 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, जो पॉइंट्स बनाए गए थे, 17 को जब सुनवाई शुरू हुई, जब तुषार मेहता ने वक्त मांगा और जो फिर से सुनवाई शुरू हुई, वो एक तरह से वही बेस रहा। तो आपको नहीं लगता कि एक तरह का ये बेस तैयार कर दिया गया है, जो 5 मई को सुनवाई होगी उसमें भी इसी आधार पर आगे सुनवाई होनी है? क्योंकि एक तरह से इसको इंटरिम रोक तो हम कह ही सकते हैं, और 5 मई को जब सुनवाई शुरू होगी, जब 7 दिन का वक्त खत्म होगा, 5 दिन का याचिकाकर्ताओं को जो वक्त दिया गया वो खत्म होगा, 5 मई को सुनवाई होगी, क्या आपको नहीं लगता कि एक मजबूत बेस तैयार हो गया है? और यही जो याचिकाओं का आधार था वो भी तो यही था कि नॉन मुस्लिम ना हो उसमें, और वक्फ बाय यूजर की बात उसमें कही गई थी। ये कहा गया था कलेक्टर को जो आप बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर दे रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए, वो हर चीज को डिस्प्यूट नहीं बता सकते हैं। इस सब को आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, और वो मैं जी। बहुत ही क्लैरिटी से कहना चाहता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जो कल बिल्कुल। के 3 पॉइंट्स, उसका एक पॉइंट रह गया कि जो डीएम है वो पहले ये था, जो स्टे लगाया था, कल भी जो स्टे की बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि डीएम साहब जो है इंक्वायरी किए बगैर किसी प्रॉपर्टी का स्टेटस चेंज नहीं करेंगे, मतलब उसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी शुरू में ही नहीं अनाउंस कर देंगे, इंक्वायरी करने के बाद करेंगे। इंक्वायरी अब हम्म। बुशरा साहिबा, मुझे लगता है कि 5 मिनट में भी इंक्वायरी हो सकती है, 5 घंटे में भी हो सकती है, 5 दिन में भी हो सकती है, 1 महीने में भी हो सकती है। तो हमने इतने ही टाइम का रिलीफ मांगना हमारा एंड गोल बन गया है। तो ये तो हार के लिए ही सारे काम हो रहे हैं ना। मेरा कहना साफ साफ है क्लैरिटी से, अगर ये पूरा का पूरा कानून स्टे नहीं होता है तो जो 3 स्टे ऑर्डर्स या स्टे के बिंदु जो कल थे, उससे 0% भी फायदा नहीं पहुंचेगा। सरकार वही करेगी वो जो चाहती है, कोई भी रुकावट नहीं होगी। तो ये केस ही हारने के लिए आर्ग्यू हुआ है, अगर यही पॉइंट पे आर्ग्यू हो रहा है। जैसे हम बाबरी मस्जिद का ओके। अरशद मदनी साहब की दुकान में केस जीत गए, मतलब बाबरी मस्जिद का अरशद मदनी साहब कहते हैं हम केस जीत गए, तो वैसा हम्म। ही ये केस जीता जाएगा, लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा, कुछ नहीं हुआ, और जमीन पे उसका उल्टा होगा। बिल्कुल 100% कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये 3 पॉइंट ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके लिए हम इतनी कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहली ओके। चीज है, अगर देखिए, पहली चीज तो यही है कि सारा का सारा ही स्टे होना चाहिए, अदरवाइज देर इज नो यूज, कोई फायदा नहीं होगा। अगर लिस्ट भी बनाई जाए महत्वपूर्ण चीजों की, तो पहली चीज क्या होनी चाहिए? हम्म। पहली चीज होनी चाहिए डेफिनेशन ऑफ वक्त, वो कोई बात ही नहीं कर रहा उस पर। दूसरी चीज होनी चाहिए वंस अ वक्त ऑलवेज अ वक्त, अगर प्रायोरिटाइज करें हम तो ओके। वंस अ हम्म। वक्त ऑलवेज अ वक्त, ये होनी चाहिए दूसरी चीज। डेफिनेशन ठीक होनी चाहिए, वंस अ वक्त ऑलवेज अ वक्त होनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो इसमें से सेक्शन हटाया गया है, 2 सेक्शन महत्वपूर्ण हटाए गए इसमें से। एक तो लिमिटेशन एक्ट, जो लागू नहीं होता था अब लागू होगा, खत्म सब कुछ, आप कुछ कर लेना इसके बाद। और चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि जो ओवरराइडिंग इफेक्ट था इस एक्ट का बाकी सभी एक्ट के ऊपर, वो हम्म। हटाना था। उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की, सब विद्वान लोग बहस कर रहे हैं हमारे। अब मैं कहता हूं तो लोगों को बुरी लगती है, बैरिस्टर साहब असदुद्दीन अवैसी साहब कलरफुल शेरवानी पहन के गए, सॉलिड, वो बैरिस्टर हैं, वो उस अदालत में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति वो हैं इस कानून पे बहस करने के लिए। बैठे टोपी लगा के और कलरफुल वो पहन के वहां पे, भाई ब्लैक कलर की शेरवानी पहनते, बैंड लगाते, उस पर टोपी भी पहनते ब्लैक कलर की, और गाउन पहन के बैंड लगा के बहस करते। सबसे क्वालिफाइड आदमी है, अगर वो ईमानदारी से काम करें, आरएसएस का अपना जो अंदर की अंडरस्टैंडिंग है वो छोड़ दे, मुझसे भी ज्यादा क्वालिफाइड है। और ऐसे में देश में बहुत कम लोगों को मानता हूं, वक्फ के कानून पे बहस करने के लिए मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी हैं, अगर वो ईमान वाले बन जाए। मैं पूरे देश के लिए बता रहा हूं ये बात। और वो ओके। रंगीन शेरवानी पहन के बैठे और बाहर आके कह रहे हैं कि बड़ी फतेह हो रही है हमारी। ये है हम्म। धोखाधड़ी। उसके बाद जो इसका सबसे बड़ा 5वां जो पॉइंट होना चाहिए था, वो होना चाहिए था जो इसमें जो जो सजा का प्रावधान था, हम्म। सजा का प्रावधान था ना, एक सजा का प्रावधान था कि जो भी वक्त में अमानत जी। में खयानत करेगा उसको 3 साल की सजा होगी, नॉन बेलेबल होगा वो, और कैद बामुशक्कत यानी कि चक्की पीसिंग का काम होगा उसके साथ। सजा कर दी 2 साल, क्योंकि अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों ने चुरानी है ना ये प्रॉपर्टी। ओवैसी साहब तो कर ही चुके हैं हम्म। जो कर चुके हैं, इसीलिए तो वो बहस नहीं कर सकते इसके बारे में। तो उसके बारे में किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला, वो 5वीं प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। वक्त बाय हम्म। यूजर तो उसके बाद आता है, अभी अभी आएगा ही नहीं ना। डीएम 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 का सवाल कहां होता है? डीएम की तो मानना ही नहीं चाहिए ना बात। डीएम से बड़ा अधिकारी, मैंने अभी आपको बताया, डीएम का सुपीरियर ऑफिसर इसको एक प्रोसीजर पूरा फॉलो करके, डिटेल्ड प्रोसीजर, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, फॉलोइंग ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो बड़ी मुश्किल से, मतलब जिंदगी और मौत की बाजी लगा के कोई प्रॉपर्टी वक्त में गजट होती है। अब ये साहब आके, और जिस चीज के लिए सबसे बड़ा वो जो ये सेक्शन 40 का जो एक
दुष्प्रचार चल रहा था ना कि सेक्शन 40 में बुशरा साहिबा जाएंगी, महमूद प्राचा जाएंगे, किसी भी प्रॉपर्टी पे उंगली रखेंगे वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। ये सेक्शन 40 में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, वो झूठ बोलते हैं सारे। हाँ, अब कलेक्टर को ये पावर आती है और उस कलेक्टर की कोई वजूद और बुनियादी नहीं होनी चाहिए। एक पार्टी के अलावा वक्फ का जो सर्वेयर है उसके लिए बहस नहीं हो रही है। आप कह रहे हो कि मैं भी ताली बजाऊं बाकी सब लोगों की तरह खुश होके, तो लेकिन तो महमूद साहब आप ये कह रहे हैं जी, महमूद साहब तो आप ये कह रहे हैं कि लगभग 100 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई हैं, 5 इनमें से मेन होंगी, बाकी एप्लीकेशन होंगी। कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर और देश के जो बड़े बड़े वकील जो वहां पर पेश हो रहे हैं, जो अपनी बात को रख रहे हैं, वो जो ये कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है। सबसे पहली बात वो ये कह रहे हैं कि कानून के जो संविधान है, अनुच्छेद 14, 15, 25, 26, 29 और 300A, इस सब का उल्लंघन ये करता है, फंडामेंटल राइट्स का ये उल्लंघन करता है। तो अगर इसी का उल्लंघन करता है तो पूरा कानून ही इसी बेस पर, क्या आपको नहीं लगता कि इसको ये रद्द हो जाना चाहिए? या आपको लग रहा है, एक तरफ लोगों को लग रहा है ठंडे बस्ते में चला गया है, आप इसको मान नहीं रहे, क्या आपको लग रहा है इसने और नई बहस को जन्म दे दिया है? 5 मई से जब शुरुआत होगी तो इसका बेस ही गलत तय हो गया है, क्या आपको ये लग रहा है? और क्या ये सारे वकील गलत पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं? क्या इनकी जो नियत है उस पर आपको शक है? मैं देखिए, नियत पे शक करना ना करना तो आदमी के कर्मों से पता लगता है। आपने एक वकील साहब का नाम लिया है, कपिल सिब्बल साहब का। मैं दूसरे वकील साहब की बात ये नहीं कह सकता उनके बारे में, क्योंकि ये सच नहीं होगा। कपिल सिब्बल साहब जितने भी वीकर सेक्शंस के केस लड़े हैं, खासतौर पे मुसलमानों के और दूसरे केस, वो 100 आउट ऑफ 100 केसेस आ रहे हैं। फिर लीड काउंसिल हुई है, फिर वही, इसीलिए मैंने कोई पिटीशन डाली नहीं। मेरे पास बहुत लोगों के फोन आए थे, बहुत लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा इस जो ये सर्कस होगा ना वहां, मुझे पता था यही होना है, हर केस में यही होता है। ईवीएम की तो 50 पिटीशन हारे हैं ना, अब हम ही लोग तो जीत रहे हैं धीरे धीरे करके। 50 सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हारने के लिए के बाद तो फिर जो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड आदमी है वो रंगीन शेरवानी पहन के बैठे हुए वहां पे, लॉ में भी वो बैरिस्टर है और समझ में भी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टाइम वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे। इस वजह से कह रहा हूं, मेरे से ज्यादा आता है उन्हें जी। तो वो चुपचाप बैठे हैं। इन लोगों को मैं, देखिए कपिल सिब्बल साहब से मैं ये उम्मीद कर ही नहीं सकता। मैं एक बार को सिंघवी साहब से ये उम्मीद कर सकता हूं कि अगर उन्हें हम जैसे लोग बैठ के ओवैसी साहब और मेरे जैसे लोग बैठ के अगर उन्हें 10, 12, 15 घंटे ब्रीफिंग देंगे, तब वो बहस कर सकते हैं इस केस के बारे में, और हम दोनों को उनके अगल बगल खड़ा रहना पड़ेगा, तब वो बहस करने लायक होंगे वक्फ के केस में। मैं ये इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है ये, मैं और दोनों कपिल सिब्बल साहब को तो भूल ही जाइए, वो नहीं ग्रास्प कर पाते, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, लेकिन हिस्ट्री यही बताती है। और वो जो बहस कर रहे थे, आप किसी से जाके पूछ लीजिए क्या हो रहा था वहां पे। तो अब जब ये हालात हैं और हम ये बोले नहीं, हम बाबरी मस्जिद का केस हारने के बाद, ट्रिपल तलाक का केस हारने के बाद, ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस हारने के बाद बोले नहीं, क्योंकि वो बेस्ट वकील हैं और वही लीड करेंगे। 5 वकीलों का कॉकस बन जाएगा, हम लोग बैठ के तमाशा देखेंगे और बाहर आके कहेंगे केस हम जीत गए। वो मैं नहीं करने वाला हूँ। मैंने प्लान भी तैयार कर रखा है, मैं उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं लोगों से कह रहा हूँ कि आप ये जो भी हो रहा है पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए और इनोवेटिव पिटीशंस डाल के, जो हम अब डालेंगे। अभी तक कोई अच्छी पिटीशन मेरी नजर से तो गुजरी नहीं है, अब अंजाम आपको 5 तारीख को पता लगी जाएगा इसका। ये तीनों अगर स्टे मिलते हैं तो 0% फायदा है, कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए तैयार रहना है हमें, इससे मुगालते में नहीं आना है कि हम केस जीत गए या कोई रिलीफ मिल गई। पूरी ताकत से पीसफुल प्रोटेस्ट करने, मेरे आह्वान पे करने, किसी को जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ पीसफुल प्रोटेस्ट होंगे, ये एनआरसी की तर्ज पर हम सब करेंगे। एक बात, दूसरा, कानून में तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं 4 पॉइंट बताना चाहता हूं जो तैयारी करनी पड़ेगी हमें ये केस आगे लड़ाई लड़ने के लिए। ये जब तक कानून बदला नहीं जाएगा, लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये वाला खत्म नहीं होगा 2025 का, तो कुछ फायदा नहीं होने वाला पूरा कानून, जैसा आपने भी कहा। बाकी सब धोखा ही धोखा है। दूसरा, हमें एक मजबूत कानून बनाना है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। उसके मैंने 16 पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अपने वेबसाइट, ट्विटर हैंडल पे भी डाल रखे हैं। एक मजबूत कानून बनाना है,
हमें बुद्ध कम्युनिटी के साथ मिलके, जिनका आंदोलन चल रहा है बौद्ध गया का बहुत बड़ा, यही इशू है उनका भी, कि उसमें मेजॉरिटी ब्राह्मणों की है, जो उनका सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक जो स्थल है उसको कंट्रोल ब्राह्मण करते हैं, बुद्ध समाज के लोग नहीं करते, नॉमिनेटेड भी बुद्ध समाज के लोग नहीं करते। तो उन सब लोगों को, क्रिश्चियंस को, सिखों को, बुद्ध समाज के लोगों को मिला के ज्वाइंट महाज बनाना है, ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट के लोगों को, सबके लिए एक कॉमन आइडल मॉडल, सबकी धार्मिक जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी रक्षा के लिए एक मजबूत कानून का प्रारूप मैंने तैयार किया हुआ है। वो डिमांड करनी है, आज नहीं तो कल पार्लियामेंट के द्वारा वो कानून पास कराया जाएगा। तब तक आंदोलन और अदालतों के जरिए और मेहनत करके इस कानून के जहर को कम से कम करने की कोशिश की जाएगी। ये स्ट्रेटेजी है, प्लान बी हमारा, जिसको हम पूरी दिन रात लग के कोशिश कर रहे हैं। अब मैं वो 4 चीजें, अगर आप मुझे 2 मिनट का टाइम दें तो मैं बताना चाहता हूँ। 4 चीजें हमारे समाज में सब लोगों को इकट्ठी करनी है। पहली चीज, जो 1920 से लेके 1960 तक वक्फ की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो रजिस्टर हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस के ऑफिस में। डिस्ट्रिक्ट जजेस, जहां भी आपकी अदालत होगी वहां डिस्ट्रिक्ट जज के ऑफिस में जाएं, आरटीआई के माध्यम से या एप्लीकेशन लगा के सारी डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टीज की लिस्ट, उसकी सर्टिफाइड कॉपी इकट्ठी करें और उसको अपने पास रखें एक डिस्ट्रिक्ट में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जितने भी वक्फ के गजेट्स हुए हैं 1956 से लेके आज तक, उस सब की हर एक राज्य की डिस्ट्रिक्ट वाइज जो गजेट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उसकी लिस्ट पूरा 56 से लेके आज तक की सारी, 54 से लेके आज तक सॉरी, वो इकट्ठी करके रखें एक जगह पे। तीसरी चीज, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, जो खसरा खतौनी होती है, वो हर डिस्ट्रिक्ट की पूरी, सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टीज की नहीं, इकट्ठी करें और रखें अपने पास डिस्ट्रिक्ट वाइज। चौथी और आखिरी चीज, जो जितने भी केसेस हुए हैं फौजदारी के या दीवानी के वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर, चाहे वक्फ वो केसेस हार ही गया हो, मुतवल्ली वो केसेस हार ही गए, उन सब की जितने ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स निकल सकते हैं। अगर कोई फौजदारी का केस भी हुआ है, 751 का केस हुआ है, कोई मर्डर ही हो गया वक्फ प्रॉपर्टी पे, उन सब की रिकॉर्ड जितने ज्यादा मिल सकते हैं वो कलेक्ट करके, कोई पुराने जैसे आपके पास फरमान मिल जाए प्रॉपर्टीज के, तो वो सब इकट्ठे करके रखें। इस कानून के जहर को कम करने का रास्ता हमने बना रखा है, उसको मैं अभी पब्लिकली डिवाइस नहीं कर सकता, लेकिन ये चारा मेहनत जो मैंने अभी बताई है 4 पॉइंट्स की, उसकी जरूरत है। वो सभी लोगों से आपके जरिए भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इस एक्सरसाइज पे आप लग जाएं, आंदोलन के लिए तैयार हो जाएं। मैंने वचन दिया है जंतर मंतर से जाके, ये कानून आया है तो इंशाल्लाह ये कानून जाएगा भी, उसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। ओके, फेयर इनफ। लास्ट मेरा सवाल आपसे, और उसमें कुछ चीजों पर क्लैरिफिकेशन, कि इसको ये कहा गया है, चुनौती जो दी गई है वो ये कि ये असंवैधानिक है। अगर इसको कोर्ट ये मान लेता है असंवैधानिक है, तो आपको लगता है पूरा कानून ही फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर संवैधानिक ही नहीं है तो उसकी कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जो 3 पॉइंट्स हैं जिन पे आप कह रहे हैं कि ये एक तरह से टाला मटोली की बात है, कि अगर इन 3 पर रोक लगा दी जाती है, 5 मई को भी अगर सुनवाई होती है, तो आपको नहीं लगता हर गली नुक्कड़ पे जो जिसको लेकर डिस्प्यूट पैदा करना था, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो भी गई है, उस पर एक तरह से पूरे तौर पर रोक लगेगी, जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाना था आने वाले चुनाव में, उन सब पर रोक लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी, यही मेरा कंसर्न है। ओके, या तो ये पूरा एक्ट है, क्योंकि डीएम वो काम करेंगे ना इंक्वायरी करने के बाद, मैं आपको वही बता रहा हूं ना। ये अगर आप किसी, अब वक्फ ट्राइब्यूनल में ही चले जाइए, वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर जो पहले डिक्लेयर हुई नहीं है ना प्रॉपर्टी, वो पूरी कार्रवाई के बाद हुई नहीं। कोई ऐसे आंखें बंद करके नहीं हो जाती है वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी डिक्लेयर, जैसा कि माहौल क्रिएट किया जा रहा है। जो खत्म करने की कार्रवाई है जो डीएम के पास है वो नहीं खत्म हो रही है अभी भी। तो वक्फ बाय यूजर तो कितनी प्रॉपर्टीज बताइए आप मुझे, जो वक्फ बाय यूजर नहीं है, जो गजेट नोटिफाइड प्रॉपर्टीज ही नहीं है, उनका जो हमेशा के लिए रास्ता बंद हो रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो जो अच्छा देखिए, 2 साल की सजा बेलेबल ऑफेंस है, अब लगाते रहिए ना मेरे ऊपर मुकदमा, मैं कब्जा करूंगा, अब बोलते रहिए वक्फ बाय यूजर थी, फलाना थी, ये थी, वो थी, कोई फर्क पड़ेगा? जो लोग लैंड शार्क्स और माफिया हैं उनको कोई भी फर्क पड़ेगा?
अब ये मैं प्रैक्टिकल जमीनी हकीकत बता रहा हूं आपको, और उसका नुकसान ये होगा कि जो अभी समाज में जागृति है ना इस वक्त कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया, वो जागृति काम डाउन हो जाएगी, उसकी हवा निकल जाएगी। ये इसका नतीजा होने जा रहा है, इसलिए मैं कंसर्न हूं, या तो पूरा एक्ट है। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से लॉलीपॉप है, और इससे जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको एक तरह से ये एक साई ऑफ रिलीफ हो जाएगा कि भाई हमें बहुत बड़ी राहत मिल गई है, अब हम खामोश होकर बैठ जाएं और आगे प्रोटेस्ट ना करें। आपको ये लगता है कि जब तक ये कानून पूरी तरीके से रद्द नहीं होगा तब तक ये कोई हल नहीं है? फिलहाल कानून पूरी तरीके से रद्द होना ही इसका हल है, इसको पूरी तरीके से नल वॉइड जो है वो होना चाहिए। जी, हल कानून रद्द होना भी नहीं है, वो रिलीफ है। मैंने आपको कहा ना, मैंने 16 पॉइंट्स वाला एक मजबूत एक मॉडल कानून बनाया है, उसके पॉइंट्स बनाए हैं। वो कानून को लाना, वो परमानेंट रिलीफ होगी, जिसमें मोटे मोटे बिंदु में आपको बता दूं, 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा, और 2.5% जो प्रॉपर्टी चुराने की कोशिश करेगा उसकी अपनी जाती मिल्कियत से उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। सारी कार्रवाई जो होगी, जो वक्त की किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई वीडियोग्राफी ऑडियोग्राफी में होगी और वेबसाइट पे अपलोड की जाएंगी। हाँ, एक इंटरैक्टिव मैप बनेगा पूरे देश का, जहां पे एक एक व्यक्ति कभी भी किसी भी वक्त की प्रॉपर्टी को जाके लाइव देख पाएगा और वो अपने कमेंट्स भी डाल पाएगा कि इस जगह कब्जा हो रहा है। जो वक्त के मेंबर्स बनेंगे 100% मेंबर्स बाय इलेक्शन बनेंगे, बाय डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द पीपल। 18 साल से बड़े उस धर्म के मानने वाले लोग जो होंगे वो उस बोर्ड के मेंबर चुनने का अधिकार रखेंगे, और विद राइट टू रिकॉल, कि अगर 5 साल के लिए बन के लूटमारी नहीं करने देंगे, 6 महीने बाद भी तुम्हें कान पकड़ के हटा देंगे विद राइट टू रिकॉल। एक वक्त की प्रोटेक्शन की फोर्स बनेगी, प्राइवेट जैसे कंपनीज जैसे अडानी जी ने बना रखी है ना अपनी एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए, उस तरीके से हर एक धार्मिक कम्युनिटी की अपनी रक्षा करने के लिए अपनी प्राइवेट जो सुरक्षा एजेंसीज का जो कानून है उसके तहत वो बनेंगी, और एक हर कम्युनिटी एक बड़ा कॉर्पोरेशन बनाएगी जिसमें वक्फ प्रॉपर्टीज, जो कि आज तो जमीन की कीमत सबसे ज्यादा है ना, तो जमीनों का बेस्ट इस्तेमाल ट्रांसपेरेंट तरीके से करके हर एक जो गरीब है अपनी अपनी कम्युनिटी में और बाहर भी, उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए, हॉस्पिटल्स खोलने के लिए, जो रिसर्च सेंटर्स खोलने के लिए, वो सब उसका ऑप्टिमम यूज हो सके, गेटिंग द बेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल हेल्प ऑन प्रोफेशनल बेसिस एंड यूजिंग द लैंड विच इज द कॉस्टलीस्ट थिंग एंड मोस्ट क्रूशियल थिंग फॉर ऑल। तो वो जब तक नहीं होगा वो फाइनल सोल्यूशन होगा। अभी ये सांस लेने के लिए कानून रुकवाने का काम होगा। ये होल ट्रूथ सच्चाई है, बाकी सब तो चल रहा है, लॉलीपॉप, धोखा, रेवड़ियां, बेवकूफ बनाना, धोखाधड़ी सब चल ही रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा गोल तो फिक्स होना चाहिए कि हम एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, फेयर इनफ। आपके अपनी दलीलें हैं, आपके अपने इस पूरे रेस्ट जिसको साई ऑफ रिलीफ कहा जा रहा है, फौरी राहत कहा जा रहा है, आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी ये एक तरह का छलावा है, ये एक तरह की लॉलीपॉप है, दैट्स व्हाट यू वांट टू से। और आगे जब तक ये पूरा रद्द नहीं होता और नए तरीके से इसको नहीं बनाया जाता है तब तक ये इसको सोल्यूशन नहीं माना जाएगा, ये आपका कहना है। अब देखना ये होगा वाकई में कि आगे ये 3 पॉइंट्स हैं, या आगे भी जब इस पर डिटेल सुनवाई होती है तब आगे इस पर क्या कुछ सामने निकल कर आता है, वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।